नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की और उत्तर प्रदेश में आज कई जिलों को सौगात मिली है कमिश्नरेट बनाकर, यानी कि पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इसमें प्रयागराज, गाजियाबाद शामिल हैं, जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िले हैं। इसके अलावा आगरा, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर भी कमिश्नरी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। इस तरह से अब तकरीबन 7 ज़िलों में उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरी व्यवस्था है वो लागू हो चुकी है। अब इस कमिश्नरी व्यवस्था के लागू होने के बाद क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली बार 2020 में कमिश्नरी व्यवस्था लागू हुई थी, जिसमें लखनऊ को चुना गया था और नोएडा को चुना गया था। उसके बाद धीरे धीरे फिर बनारस का रुख किया गया, बनारस में इसको लागू किया गया और फिर इन ज़िलों को बढ़ाना शुरू किया गया। अब ये ज़िले हो गए हैं 7। क्या कमिश्नरी व्यवस्था के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश या उन ज़िलों की कानून व्यवस्था में परिवर्तन होता है? पुलिस की पावर्स कितनी बढ़ जाती हैं? क्या ये वक्त की ज़रूरत है? अगर बात करें कमिश्नरी व्यवस्था की, तो वो 1861 की जो पुलिस का कानून है उससे चलती है। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले ये अंग्रेज़ों ने लागू की थी। सबसे पहले बंगाल में लागू हुई थी, मुंबई में और चेन्नई में। 3 वो ज़िले थे, या कहें 3 वो जगह थी जहाँ पे कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया गया। उसके बाद 1978 में दिल्ली में इस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया गया। हालांकि उससे पहले कई बार जद्दोजहद हुई कि लागू करना चाहिए कि नहीं लागू करना चाहिए। इसको लेकर तमाम कमेटियां बनी, वो उन कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। उन रिपोर्ट्स में हवाला दिया गया कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश क्योंकि आबादी की दृष्टि से काफ़ी बड़ा प्रदेश है, यानी सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में ही है, तो इन ज़िलों पर जिनका मैंने जिक्र किया, जिन 7 ज़िलों का जिक्र किया है, वहाँ पर दबाव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। और योगी सरकार ने फिर ये फैसला लिया कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस पर काम किया जाना चाहिए और कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। आपने देखा होगा, बुलडोज़र चले, तमाम जगहों पर बड़ी कार्रवाई हुई। उसके अलावा पुलिस ने ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी किए, किसी के पैर में गोली चली, हम लोग ऑपरेशन लंगड़ा कहते हैं। तो एक तरह से पुलिस ने अपना रसूख भी दिखाना शुरू किया, लेकिन विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हमलावर रहता है। वो ये कहता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं है। तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए ये भी कहता है, ये भी आरोप लगाता है कि आप कोई भी व्यवस्था लागू कर लें लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ज़मीनी हकीकत क्या है, कितना फ़र्क पड़ा है, नए ज़िलों पर कितना फ़र्क पड़ेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ग्राउंड ज़ीरो पर क्या रियलिटी है, क्या रिपोर्ट्स हैं। और ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर अगर आप पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को देखें तो वो कितनी मजबूत है, क्या पिछली व्यवस्थाओं से वो ज़्यादा मजबूत है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है वो एक तरह से सेंट्रलाइज व्यवस्था है, यानी कानून व्यवस्था की सेंट्रलाइज व्यवस्था है। वरना जो बाकी ज़िले हैं जहां कमिश्नरी व्यवस्था नहीं है, वहां डीएम के ऊपर तमाम जिम्मेदारी होती है। लेकिन जैसे ही कमिश्नरी लागू हो जाती है तो सीआरपीसी की तमाम पावर आ जाती हैं, कमिश्नर के पास दंडात्मक कार्रवाई करने की पावर आ जाती है। और अगर मोटे तौर पर कहें तो कर्फ्यू लगाना हो, लाठीचार्ज करना हो, गोली चलाना हो, इसके आदेश लेने के लिए, इवन पुलिस के जो तबादले हैं उनको करने के लिए जिलाधिकारी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी तमाम अधिकार उसको मिल जाते हैं। और साथ ही साथ कई दूसरे राज्यों में इसमें बार लाइसेंस, होटल लाइसेंस जैसी व्यवस्थाएं भी पुलिस के अंतर्गत ही निहित हो जाती हैं, यानी लाइसेंस दिएगा, बार लाइसेंस, होटल लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस का भी अधिकार पुलिस कमिश्नर को चला जाता है। और अगर इसकी पूरी रूपरेखा की बात की जाए तो एडीजी स्तर का अधिकारी जो होता है वो सीपी होता है। उसके बाद आईजी स्तर का जॉइंट सीपी, उसके बाद एडिशनल सीपी, डीआईजी स्तर का, फिर इस तरह से ही नीचे सीपी, जॉइंट सीपी, एडिशनल सीपी और उसके बाद डीसीपी और एसीपी, ये व्यवस्था होती है। उसके बाद इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जो सिपाही, ये पूरी एक व्यवस्था प्रणाली में होती है। लेकिन जो ताकत मिल जाती है वो ताकत
उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के लिए कितनी सही है, हम इस पर चर्चा करेंगे, इस पर जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, इस पर लोगों की राय लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या सोचती हैं उसकी राय लेंगे। जो पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने लंबे समय तक पुलिस में काम किया है, उन्होंने इस व्यवस्था के बिना और इस व्यवस्था के साथ क्या अंतर पाया, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ रिएक्शंस हैं मेरे पास, उन रिएक्शंस को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इन तीनों एरियाज को पहले, चूंकि सीआरपीसी का जो रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें एक मेट्रोपॉलिटन एरिया संपूर्ण जनपद को घोषित की जाएगी, और फिर जहां जैसे अन्य जिलों में प्रथा प्रख्यापित है, वैसे ही आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज के संपूर्ण जिला क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। प्रतीक्षारत जो पीपीपी मॉडल था उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है। प्रदेश सरकार ने जो आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद को कमिश्नरेट किया है, उससे कहीं अपराध रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार की हनक खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री अपनी गाड़ियों में जो अपराधी हैं उनको लेकर घूमते हैं। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अपराधी तांडव कर रहे हैं, 2020 का मैच खेल रहे हैं। सरकार प्रयोग में लगी है। लखनऊ में प्रयोग देखिएगा ना, बलात्कार पीड़िता की एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है, इस थाने से उस थाने। ये लखनऊ राजधानी का आलम है। प्रयोग करने से नहीं, सरकार इकबाल से चला करती है। योगी सरकार का इकबाल पूरी तरह फेल हो गया। पुलिस का जो विगत 5.5 साल का जो मेहनत है वो अब रंग ला रही है, और सरकार की कड़ी जो निगाह थी प्रोसिक्यूशन पर, उसका परिणाम ये है कि अब अपराधियों को सजा मिल रही है। तो आपने सुना कि किस तरह से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था को लागू किया गया और विपक्ष क्या सोचता है। साफ सी बात है, विपक्ष का तो यही कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और जो कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए उसके लिए पुलिस का इकबाल होना चाहिए, लेकिन इकबाल नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और वो आरोप लगाती है। इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ फ़खरुल हसन चांद साहब जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जुड़े हुए हैं, और संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, और प्रशांत कुमार उमराव साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रशांत कुमार जी का रुख करूंगा। प्रशांत जी, आज जो कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है 3 जिलों में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में और आगरा में, आप इस कदम को सरकार का मानते हैं कि ये मजबूत कदम है, इससे कानून व्यवस्था और मजबूत होगी उत्तर प्रदेश के अंदर? श्रेय जी, जैसे पहले आपने बताया प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कि कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने से कई सारे लाभ होते हैं, क्योंकि कमिश्नर को पावर अधिक मिल जाती है। डीएम से कई सारे कार्यों की उसको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, चाहे ट्रांसफर के मामले हो या अन्य चीजें, या कर्फ्यू लगाना हो या लाठीचार्ज करना हो, तो इसमें उनको सुटेबिलिटी रहती है। इस नाते कमिश्नरी व्यवस्था ठीक है। और चूंकि पहले अगर कमिश्नरी व्यवस्था नहीं रहती जिले में, तो एक ही एसपी रैंक अधिकारी रहता है। कमिश्नरी व्यवस्था होने से कई सारे अधिकारी मुझे लगता है कि अभी प्रशांत कुमार जी से हमारा संपर्क टूट गया। मैं नावेद शिकोह का रुख करूंगा। नावेद जी, आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है और तमाम कवरेज भी आपने किया है। मुझे लगता है नावेद जी तक भी मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फ़खरुल हसन चांद साहब का मैं रुख करूंगा। आज फ़खरुल जी, आज आपने देखा कि किस तरह से कमिश्नरी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, अब ये 7 जिलों तक पहुंच गई है। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर? और आगरा जैसा इंपॉर्टेंट जगह, गाज़ियाबाद जो कि गेटवे है एक तरह से कहा जाए, दिल्ली से अगर आपको आना हो तो गाज़ियाबाद के थ्रू ही आप आते हैं, एक गेटवे बना हुआ है, तो वो उस गेटवे को भी कमिश्नरेट लागू कर दिया गया, आगरा को भी कर दिया गया और प्रयागराज को भी कर दिया गया। आपको लगता है कि कुछ फ़र्क आएगा कानून व्यवस्था पर? देखिए श्रेयस जी, इस सब करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो पटरी से उतरी हुई है,
और बात यह है कि कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे पहले सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बिगड़ी हुई है, वो पटरी पर नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब दुरुस्त है, सब अच्छा चल रहा है, तो आप क्या सुधारना चाहते हैं? क्या कमिश्नर प्रणाली को आप लेके आ रहे हैं? और दूसरी चीज, अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में हैं जिनसे सरकार को काम लेना है, आप काम क्या लेते हैं उनसे? ये बड़ा सवाल है। क्या कोई अधिकारी जो जिस पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हो पूरे प्रदेश की, वो क्या पुष्प वर्षा करने के लिए कि उसको हेलीकॉप्टर दे दिया जाए वो पुष्प वर्षा करने जाए? पुष्प वर्षा करनी है, किसी को हमें आपत्ति नहीं है उस पर, लेकिन पुष्प वर्षा करने के लिए दूसरे लोगों को भी लगाया जा सकता था, दूसरे मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं को लगाया जाता, जनता का आह्वान किया जाता, वो करते। क्या पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हेलीकॉप्टर निकाले और जाके पुष्प वर्षा करे? और उत्तर प्रदेश में व्यक्ति देख के जब कानून लागू होता है, हमने देखा था कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में एक किसानों को रौंद दिया जाता है और जो आरोपी था वो अपने घर पे रहता है, और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस जा रही थी, उनको नोटिस चिपका रही थी उनके घर पे, और जब माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन अगर इसी जगह पे कोई विपक्षी नेता है, कोई आपके खिलाफ लिखने वाला पत्रकार है, कोई पूर्व अधिकारी है, तो उसके घर का दरवाजा तोड़ के यही पुलिस लेके चला जाएगी, भले वो हत्या का मामला ना हो, कोई छोटा मामला हो। तो ये जो पुलिस की भूमिका है वो सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। अगर अधिकारी अच्छे हैं, अगर आपने उनको काम करने की छूट दे रखी है, तो आप कमिश्नर की जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको नहीं भी लागू करेंगे तो हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था वो सुधरी रहेगी। लेकिन जब आप किसी अधिकारी से अपनी मन मर्जी के काम, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए या सरकार की जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो काम लेंगे जो उनके नेचर का नहीं है, तो मानी बात है फिर वो अधिकारी भी आपसे दूसरे लाभ लेगा। तो लेकिन कमिश्नरी व्यवस्था अगर लागू हो जाती है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम तो कहते हैं आप कोई सिस्टम लागू कर दीजिए, आप कोई सिस्टम लागू कर दीजिए, इससे बेहतर भी कोई सिस्टम हो वो भी लागू कर दीजिए, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? सरकार के स्वीकार करे ना कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो सुधारना चाहते। कमिश्नर प्रणाली से समाजवादी पार्टी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, और आपने अपनी बात में शुरू में ही कहा कि ये तो अंग्रेजों के समय पे था, और 1950 में बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारा देश का संविधान है वो संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं, उसके पीछे कौन लोग बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाँ, मैं उसी बात को कह रहा हूं जो बाबा साहब ने कही थी कि जो लोग सत्ता में हैं या जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की, उनकी इच्छा शक्ति क्या है? वो कानून व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं या राजनीतिक विरोधियों को केवल जेल भेजना चाहते हैं? तो ये तो देखने वाली बात है कि सत्ता में बैठी। तो आपको लगता है कि अगर कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ तो फिर इसका दुरुपयोग होगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? देखिए, हमने तो पिछली सरकार में ही देखा था, 2017 से 2022 के बीच जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया तो उन कार्यकर्ताओं को 151 में जेल भेज दिया गया था और 12 दिन जेल में रहे। माननीय उच्च न्यायालय ने जब हस्तक्षेप करा और कहा कि तुरंत रिहा किया जाए, तब वो रिहा हुए थे। तो मैं अपनी बात को यही कह रहा हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। सरकार कानून व्यवस्था सुधारना चाहती है, अपने राजनीतिक विरोधियों पे, विरोधी पत्रकारों पे, विरोधी जो पूर्व अधिकारी हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार के विरोधी हैं, आप उन पे काम करना चाहते हैं। अगर आप कानून व्यवस्था पे काम करना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं ना, लखनऊ में एक बहन के साथ बलात्कार होता है, वो गाड़ी में उसको घुमाया जाता रहता है और उसके बाद जब वो थाने में जाती है, कहती है कि मुकदमा लिखा जाए, तो इसको एक थाने से दूसरे थाने भेजा जाता है। मुकदमा बहुत दबाव के बाद, आप जैसे पत्रकार और आप जैसी मीडिया का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने उस बहन के मुद्दे को उठाया और वो मुकदमा लिखा गया, नहीं तो ये मुकदमा लिखा ही नहीं जाता। तो सरकार की इच्छा शक्ति का बड़ा सवाल है कि सरकार चाहती क्या है। अधिकारी बहुत शानदार है, अधिकारियों से क्या काम लेना है ये सरकार को ही तय करना है। चलिए, प्रशांत जी का रुख करता हूं। प्रशांत जी, थोड़ा तकनीकी समस्या की वजह से आपकी बात अधूरी रह गई थी, फिर से मैं अपना सवाल दोहराता हूं मैं कि ये जो आज व्यवस्था लागू की गई है, कमिश्नरी व्यवस्था और ज़्यादा ज़िलों में, आपको लगता है इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं फखरुल साहब, वो कह रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें सरकार की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो आप कोई भी व्यवस्था लागू कर दीजिए। बात वैसे जी, मुझे लगता है कि उमराव साहब तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बार बार कुछ तकनीकी समस्या की वजह से। मैं फिर से फखरुल साहब का रुख करूँगा। फखरुल साहब, हम लोग की बात चल रही थी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
वो अपने आंकड़े पेश करती है, एनसीआरबी के आंकड़े पेश करती है और आंकड़ों में दिखाती है कि ये आंकड़े देखिए जब से योगी सरकार आई है तब से ये आंकड़े नीचे आए हैं, यानी तमाम घटनाएं, हत्या की, बलात्कार की, लूट की, डकैती की, इनमें कमी आई है। तो और उसी के बाद वो कहते हैं कि देखिए जो हमने अपनी व्यवस्था लागू की है कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वो काम कर रही है। देखिए मानवाधिकार आयोग ने कितनी नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को दी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। और 2021 के एनसीआरबी के जो डेटा है उसको आंकड़ों को उठा के देखिए आप। उसके बाद ये सही है कि 2022 में जो आंकड़े पेश किए गए उसमें कहा कि सरकार ने की कमी आई है और थोड़ी बहुत कमी आई भी है, लेकिन वो कमी कैसे आई है? मैंने अभी आपसे एक उदाहरण दिया था कि ये लखनऊ राजधानी है, यहाँ पे एक बहन को अपना मुकदमा लिखवाने के लिए एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, और ये तो आप लोगों का भला हो कि आप लोगों के वजह से उसका मुकदमा लिख गया, लेकिन ये तो राजधानी थी जहां दूसरी जगहों पे मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अपराध में कहीं कोई कमी नहीं आई है, आप मुकदमे नहीं लिख रहे हो इसलिए आंकड़े कम हो गए हैं। और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा श्रेय जी, क्या हम तो समझते हैं कि ये आप कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए इस तरीके की व्यवस्था को लेके आए, या जो दिल्ली और लखनऊ का झगड़ा है उसके वजह से आप इस सिस्टम को लागू कर रहे हैं? आप बहुत से आईएएस आए हुए हैं जो बाहर से, जिनको दिल्ली ने भेजा हुआ है, आप उनको काम नहीं देना चाहते हैं, इसलिए भी हो सकता है ये सिस्टम आप लागू करना चाहते हो। मतलब आपका कहना है कि आईएएस कमजोर होंगे इस व्यवस्था के लागू? देखिए आईएएस कमजोर होंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपसे जुड़ जाए, उनसे पूछिएगा कि क्या आप लखनऊ के डीएम का नाम जानते हैं? कौन है लखनऊ का डीएम? आप अरे वो तो सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नहीं बहुत से लोग। देखिए जब डीएम के पास पावर थी तो डीएम आम पब्लिक के बीच में पहुंच जाते थे, उनके बीच में रहते थे। तो आज लेकिन जो डीएम पहले इस कमिश्नर प्रणाली में नहीं रहते, दूसरी व्यवस्था थी, तब डीएम को ज्यादा लोग जानते थे, पब्लिक के बीच के लोग जानते थे। लेकिन यही तो बात थी, कमेटी तमाम कमेटी बनी, मैंने उनको पढ़ा और तमाम जो इसके पक्ष में, जो कमिश्नरी के पक्ष में जो लोग खड़े थे, उनका यही कहना था कि तमाम बार लॉ एंड ऑर्डर को सही और दुरुस्त रखने में यही दिक्कत होती थी कि दो लोगों के पास कमान होती थी। कभी पुलिस है स्पॉट पे, पुलिस स्पॉट पे है, उसको कार्रवाई करनी है, लेकिन अब वो डीएम के आदेश का इंतजार कर रही है। पुलिस को लाठीचार्ज करना है, वो डीएम के आदेश का इंतजार कर रही है। पुलिस को अगर इवन फायरिंग तक करनी है, लग रहा है कि भीड़ अब बेकाबू हो गई है, तब भी डीएम का इंतजार करना पड़ रहा है। तमाम ऐसी दंडात्मक कार्रवाई उसको करनी पड़ रही, नहीं कर पा रहा है, जो कि वो उस समय कर सकता था। तो ऐसे में इस व्यवस्था को लागू किया जाए ताकि जो सेंट्रलाइज कंट्रोल हो जाए, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए जो पक्ष है जिन लोगों का कमिश्नरी लागू करने में, उनका ये कि सेंट्रलाइज है। पहले डुअल कंट्रोल की पॉलिसी थी, अब सेंट्रलाइज कमिश्नरी में सेंट्रलाइज कंट्रोल की पॉलिसी हो जाती है। नहीं, मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी को इस प्रणाली से, इस सिस्टम से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लागू करना चाहते हैं लेकिन लागू करिए, लेकिन जो सरकार की इच्छा शक्ति है, हम फिर से उसी बात पे आ जाते हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है। आप कोई पत्रकार वो लिख दे, वो कह दे कि मिड डे मील में जो है मिलावट थी, आप उसके खिलाफ मुकदमा लिख दीजिए। कोई अधिकारी कोई पोस्ट कर दे, पूर्व अधिकारी, पूर्व आईएएस, पूर्व पीसीएस, तो आप उनके खिलाफ मुकदमे लिख दीजिए। तो ये देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार पुलिस से काम क्या लेना चाहती है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अब मैं पूछ रहा हूं, अभी मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, मैनपुरी में आप किन लोगों को जबरन छुट्टी पे भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? तो आपको तो अपनी पुलिस पे भी विश्वास नहीं है। जो पुलिस जो आपके लिए, सरकार के लिए काम कर रही है, उसको भी आपने पार्टियों में, जात में बांट दिया है। तो आप किससे काम लेना चाहते हैं? तो सरकार की इच्छा शक्ति क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है, जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो क्या चाहता है, ये महत्वपूर्ण है। और कानून व्यवस्था ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जी उमराव जी, फिर वही सवाल, इनका कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था ऐसे सुधरने वाली नहीं है, आप कितनी भी कमिश्नरी व्यवस्था को लागू कर लें। आपके यहाँ आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा, इन तीनों जगह व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। आपको लगता है कि इससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी? निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था मजबूत हो रही है। जो बड़े शहर है जहाँ पे संख्या अधिक है, वहां पे एक पहले अधिकारी होता है और उसकी वजह कई सारे पीपीएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी होंगे, तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था में सुधार होगा। और योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अपराधियों, माफियाओं पर, भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो रही है। अभी रिसेंटली 2500 करोड़ से अधिक की भूमाफियाओं की संपत्ति जब्ती की गई है। और जितने भी माफिया हैं जो पहले तो पिछली सरकारों द्वारा घोषित किए गए थे, उनके वो जेल में है। समाजवादी पार्टी के भी कई जो माफिया जुड़ जुड़े हुए हैं, उनकी जगह जेल में है। अभी इनके एक विधायक है इरफान सोलंकी, वो भी एक महिला को उन्होंने झोपड़ी जला दी थी कानपुर में, वो भी भागे भागे घूम रहे हैं, फरार हैं। एक इनके अन्य प्रवक्ता हैं, उनकी भी बेल खारिज हो गई है।
तो वो भी है। तो चूंकि जहां पर माफियाओं और अपराधियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एकदम से उनको पीड़ा होने लगती है कि इनकी बात क्यों हो जा रही है, क्योंकि अधिकतर जो इन्हीं के समय में सपा बसपा के समय में उनको पल्लवित प्रस्तुत करने का काम किया गया था और अब जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। और कमिश्नरेट सिस्टम का लाभ पहले भी लखनऊ और यहाँ पर हमने नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में देखा है कि पहले इस व्यवस्था काफी ठीक हुई है। 2017 के पहले जो स्थितियां थी और 22 में जो स्थितियां पूरी तरीके से बदली हुई हैं और निश्चित तौर पर उसका लाभ प्रयाग, कान, यहाँ पर आगरा और गाजियाबाद में मिलेगा। अच्छा, विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है, उसका कहता है कि उनका कहना है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इकबाल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर पुलिस का इकबाल नहीं है, फिर चाहे आप कमिश्नरी लागू कीजिए या दूसरी व्यवस्था जो पुरानी चल रही है वैसे चलने दीजिए। पुलिस का बिल्कुल इस्तकबाल है, कानून व्यवस्था जो है उसी के अनुसार काम हो रहा है। आज भी देखिए विपक्ष में रहते हुए समाजवादी पार्टी के लोग कानून तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर वाकई वो कानून व्यवस्था पे विश्वास करते हैं तो अनुराग भदौरिया भागे भागे क्यों घूम रहे हैं? राजस्थान में क्यों छिपे हुए हैं अनुराग भदौरिया? अगर उन पर कोई मुकदमा हुआ है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके गुरु जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया, FIR हुई तो सरेंडर करें। इरफान सोलंकी ने कानपुर में एक मुस्लिम महिला की झोपड़ी जला दी सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए, उन पे मुकदमा हुआ, अपने भाई के साथ फरार हैं। इनके कई विधायक पहले भी जेल में गए, कुछ अभी जेल में हैं। तो अगर ये कानून व्यवस्था, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है तभी तो जो अपराधी माफिया डरे हुए घूम रहे हैं, माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही, 62 माफिया चिन्हित किए गए हैं, सभी जेल में हैं। अब ये तो समय है नहीं कि माफियाओं को हम टिकट दें, उनको विधायक सांसद बनवाएं, उनको उनके साथ फोटो खिंचाएं। तो ये समाजवादी पार्टी के समय हुआ था। गायत्री प्रजापति का हमने याद है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश उसकी गिरफ्तारी हुई थी, अखिलेश यादव के साथ में बैठे हुए थे जब तक उसको बचाते रहे, जब तक कोर्ट का आदेश नहीं है। तो चीजें बदलाव हुआ है, कानून व्यवस्था लगातार मजबूत है और उसमें और भी आगे सुधार होगा। चलिए, मैं राजेश मैं अभी आऊंगा। आप बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे, मैं अभी आऊंगा आपके पास। 10 सेकंड में मैं इनको अपनी बात का जवाब दूंगा। 10 सेकंड में आपने हमारी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी नाम लिया। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने कहीं गलती की थी, उन्होंने माफी भी मांग ली। आपकी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थी जिन्होंने कुछ आपत्तिजनक बोला था। उत्तर प्रदेश के किस थाने में उनके खिलाफ मुकदमा लिख गया? कौन सी पुलिस उनको ढूंढ रही है? आपने इरफान सोलंकी की बात की, अगर कुछ गलत किया है तो कानून है और वो न्यायपालिका भी है, वो अपना सामना करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी तब आपकी योगी जी की पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? आपने कहा कि गायत्री प्रजापति को हम बचा रहे थे, तो आप बताइए कि जब सेंगर का मामला हुआ था तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी, सरकार क्या कर रही थी? जब उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया तब आप जागे थे। तो देखिए मित्र, आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति यही है कि विरोधियों को फंसाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाए, उन पे कार्रवाई करी जाए। तो आप करते रहिए, इससे कानून व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल। मैं राजेश राय जी का रुख करूंगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, ये बताइए कि आपने बहुत समय तक उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की है, बड़े पदों पर रहे हैं। पहले जिलों में कप्तान की व्यवस्था थी, बड़े जिलों में SSP की व्यवस्था थी, छोटे जिलों में SP की व्यवस्था थी। फिर उसके बाद जो पुराना एक जो हायरार्की है, DIG, IG, ADG और DGP, ये एक व्यवस्था चली आ रही थी। आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने के बाद कुछ परिवर्तन आता है? पुलिस के पास ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकती है, या फिर जो पुरानी व्यवस्था है वही सही थी? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और आप देखिए, अभी तक जो है पहले शुरू में 2 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया, फिर 2 में और बढ़ाया गया, और उनके परिणाम देखने के बाद 2 और उसी तरह के 3 और जो बड़े ज़िले हैं उनमें लगाया जा रहा है। लगभग 7 जिलों में कमिश्नरेट लग रहा है। ये वो ज़िले हैं जिनकी जो आबादी है वो किसी की 40 लाख है, किसी के 45 है, किसी के 59 लाख है। बड़ी आबादी वाले ज़िले हैं जहाँ तरह तरह की एक डिफरेंट समस्याएँ हैं, नगरीय समस्याएँ हैं। वहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया, वरना जो पुराना सिस्टम है DM और SP वाला, वो शेष सभी जिलों में DM SP वाला ही सिस्टम है, जिसमें कि DM और SP दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वो सिस्टम भी अपने आप पे बढ़िया है जहाँ पर है, लेकिन जहाँ समस्याएं दूसरे स्तर की हैं, वहाँ पर जो ये कमिश्नर सिस्टम है वो अच्छा लागू होता है। इसमें अधिक अधिकारी हो जाते हैं। जहाँ पर केवल जिले में एक SSP और DM होता है, केवल वही हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। यहाँ पर एक पूरा ADG रैंक का एक कमिश्नर हो जाता है, जिसके अंदर में 2 ज्वाइंट कमिश्नर हो जाएंगे जो IG रैंक के ऑफिसर्स हैं। और उसके अलावा फिर पूरे ज़िले को, पूरी कमिश्नरेट को
5, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 4 जिलों में बांट दिया जाता है। जिन जिलों का जो इंचार्ज होता है डीसीपी, वो वहां का कप्तान होता है। जैसे लखीमपुर खीरी का एक कप्तान होगा, वैसे ही डीसीपी वेस्ट अगर यहाँ पे है यूपी में, तो डीसीपी वेस्ट इलाके के फुल फ्लेज्ड एसपी हैं। तो जब ये 4, 5, 6 फुल फ्लेज्ड एसपीज जो है एक जिले के तौर पे कमान संभालते हैं, उनके साथ में एडिशनल डीसीपीज हैं और 2-2, 3-3 थाने के ऊपर एसीपीज हैं। और जो एसीपीज हैं उनके पास जो, अब ये बात सही है कि जो सिस्टम था उसमें 151 में, 107, 16 में सब चीज़ में जाता था एसडीएम साहब के पास, एसडीएम साहबान करते थे। लेकिन एसडीएम साहबान के पास जो कार्य का भार था वो बहुत ज़्यादा था। उनको मैं समझता हूँ कि वो 70, 72, 75 विभाग जो है उन सबका सुपरविजन करना पड़ता था, हर चीज़ देखनी पड़ती थी उनको, हर एक में उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो प्राथमिकता में ये कहीं न कहीं छूट जाता था। अब ये छूटने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो एसीपी हैं अगर वो देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो उनको मालूम है डे टू डे वर्किंग में कहाँ कितनी ज़रूरत है, और उनके पास इतना वक्त भी है कि वो उन चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो जहाँ पर कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ, वहाँ पे अधिकारी काफ़ी हो गए, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, और फिर वो उपलब्ध होने लगे। जब वो उपलब्ध होंगे तो पब्लिक के सामने है, जो जनता है उसके सामने है। जो लखनऊ में तो खैर सब लोग उपलब्ध हैं, यहाँ सभी हैं, जो है कमिश्नर हैं और सब लोग हैं, उसके अलावा भी और अधिकारी हैं, डीजी साहबान है और गवर्नमेंट भी है, सब है। वो तो कहीं अपनी बात यहाँ नहीं वहाँ नहीं कहीं नहीं घूम के कहते रहते हैं, कह लेंगे। लेकिन जो और कमिश्नरेट सिस्टम में जहाँ पर भी है, वहाँ पर जो ये जो तरीका लागू हुआ, इसमें पब्लिक के सामने एवेन्यूज़ बहुत खुल गई। वो अपनी ग्रज को लेकर के वहाँ के डीसीपी से मिल सकते हैं, वो अपनी ग्रज को लेकर के एसीपी से मिल सकते हैं, एडिशनल डीसीपी से मिल सकते हैं, और कोई नहीं है तो कमिश्नर है, और कमिश्नर बहुत ही सीनियर और गंभीर किस्म के अधिकारी हैं। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त में मैं जो देख रहा हूँ, जो अधिकारी लगाए गए हैं वो बड़े काबिल और जो योग्य अधिकारी रहे हैं उस स्तर पर, उनको लगाया गया है। उनकी छवि अच्छी है, और जब उनकी छवि अच्छी है तो उनके जो साथ के लोग हैं वो भी उसी हिसाब से काम करते हैं। तो उसका फ़र्क तो 100% है, दिखे ना दिखे लोगों को, लेकिन फ़र्क तो 100% है। और जहाँ तक पूर्व प्रणाली की बात थी, तो ये 7 जिलों को छोड़ करके बाकी जगह पर तो पूर्व प्रणाली चल ही रही है, जहाँ पर डीएम एसपी का जो सिस्टम है, उनके नीचे एडिशनल एसपी हैं, एडीएम्स हैं और सीओ हैं, तहसीलदार हैं, वो सिस्टम भी तो चालू है ना। उस सिस्टम की अपनी जो खामियां हैं वो खामियां हैं, जो फ़ायदे हैं। लेकिन जो अभी भी ये 7 के बाद भी अभी भी कुछ बड़े बड़े ऐसे ज़िले हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, हो सकता है कल को उसके बारे में सोचना पड़े, जैसे मेरठ है या बरेली है या मुरादाबाद, ये जो बड़े बड़े ज़िले हैं, हो सकता है कल को उनके बारे में भी सोचना पड़े। लेकिन अभी तो स्टार्ट विद 2 से शुरू किया, अच्छा सफल प्रयोग रहा, 4 में किया, अच्छा प्रयोग सफल रहा, 3 में और बढ़ाया। और केवल इन 7 कमिश्नरीज की व्यवस्था को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि इससे पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था जुड़ी हुई है। जहां तक पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात है, उसमें और भी जिले हैं, उसमें अगर बांदा जेल में राय साहब, लेकिन जिन 7 जिलों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो बड़े जिले हैं, और वहां पर कोई अगर अपराध होता है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय हो जाता है, क्योंकि राजधानी में अपराध होगा वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होगा, या उसके बाद जो उससे छोट कानपुर होगा, बनारस होगा, इवन आगरा होगा, मेरठ होगा, ये सब वो जिले हैं जहां पर अपराध होता है तो चर्चा में ज्यादा आ जाता है और उसमें सरकार घिरती है अगर कोई घटना हो गई। तो आपको लगता है कि पुलिस कमिश्नरी सिस्टम जब लागू हो जाता है तो अपराधियों में कुछ भय होता है, डर होता है कि यहाँ पर जरा ठीक से रहें, यहाँ पर अपनी आमद को कम करें या अपने चाल चरित्र को सही रखें? बिल्कुल मैंने वही कहा ना कि जहां एक तरफ इसका ये एडवांटेज है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो काफी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी जब जिले में हो जाते हैं तो जो सुपरविजन है वो क्लोज होता है। न केवल ये बात होती है कि जन सुनवाई के लिए अधिक से अधिक लोग उपलब्ध हैं, बल्कि उसका एक लाभ ये होता है कि जो छोटे छोटे इलाके हैं, छोटे छोटे एसपीज के जो है क्षेत्र हैं, तो वो बहुत कायदे से उस इलाके के और पूरे जिले के, पूरे कमिश्नरेट के जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से नजर रख सकते हैं। उसका जो नतीजा है वो हर जगह दिखाई पड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है, अब मैं तो एक बात कहता हूँ, हम लोग तो रहे हैं, बड़े जिलों में भी रहे हैं, और हमने देखा है कि जब वो सिचुएशंस ऐसी होती रही हैं कि आप देखिए रोज अखबार वो भरा रहता था जो है खबरों से जगहों पे। लेकिन अब जब आप ये समझिए कि मैं तो अब एक बात कहता हूँ इंडिकेशन, कि अगर किसी जनपद का जो हेड ऑफ द पुलिस फैमिली है, अगर वो ट्रैफिक व्यवस्था के नाते वहाँ से हटा दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि शायद इससे आप ये अंदाज तो लगा ही सकते हैं कि कम से कम जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है
वो जो है वो प्राथमिकता में नहीं है, प्राथमिकता में ट्रैफिक आ गया है। तो क्राइम तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्राइम तो होगा, लेकिन क्राइम होने के साथ साथ जो एक एफिशिएंसी इस बात की है कि क्रिमिनल्स के ऊपर दबाव है, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं है, क्रिमिनल्स के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो सख्ती से दिख रही है। क्राइम हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं, क्राइम नहीं होगा, होंगे क्राइम होंगे। अब लव जिहाद पे क्राइम हो रहा है, वो छत पर से ऊपर नीचे फेंक दिया, उसकी गिरफ्तारी के लिए बात हो रही है, तो चीजें होंगी। लेकिन अब ये अगर कोई कह दे कि नहीं साहब ये तो इच्छा शक्ति की बात नहीं है और वो नहीं, ये तो बात अपनी जगह बिल्कुल सच है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि अगर जो शासन है, प्रशासन है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी तो चाहे कमिश्नर सिस्टम लागू हो, चाहे कप्तान सिस्टम लागू हो, वो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सौभाग्यवश इस दौरान तो वो इच्छा शक्ति दिखाई दी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो बदमाश हैं, जो माफिया थे, जो दबंगई के साथ में AK-47 लिए हुए और अपने पूरे लोगों को लिए हुए और घूम घूम करके यहाँ तक कि जो है वो जो पूजा स्थल है डेमोक्रेसी का, वहां तक पहुंचते थे लोग ठाठ से, बिल्कुल से चारों तरफ जलवा रहता था, वो कम से कम चूहे की तरह छिपे बैठे हैं। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुर्क हो रही हैं, रोज हो रहा है, कभी 130 करोड़ की, कभी 140 करोड़ की जो बेनामी संपत्तियां कर रखी थी कुर्क हो रही है। तो जनता में एक रिलीफ की एक बात है, उनके अंदर थोड़ी सी राहत की भी लोग सांस ले रहे हैं कि बैठ करके चलो कम से कम इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और वो कार्रवाई मैं समझता हूं बिना इच्छा शक्ति की हो नहीं सकती। और ये इच्छा शक्ति, मैं रहा हूं नौकरी में, ये इच्छा शक्ति पहले नहीं दिखती थी। ये बात तो अपने आप में बिल्कुल सही है। बिल्कुल। चलिए संजीव सिंह का रुख करते हैं। संजीव सिंह जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से एक कदम और आगे बढ़ा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, अब 7 की संख्या हो गई कमिश्नरी की उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको लगता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये एक और कदम है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, अपराधी बेखौफ नहीं घूम सकते? आपको लगता है या कुछ और करने की जरूरत है और पुलिस का इकबाल और मजबूत हुआ है? शुक्ला जी, पूरे 35 मिनट के बाद मुझे मौका देने के लिए आपको धन्यवाद। वो तकनीकी समस्या की वजह से हम लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, इस वजह से। हाँ, वो आप ही नहीं, मेरे और तमाम जो गेस्ट साथी थे वो ही नहीं जुड़ पा रहे थे। हाँ, जी जी ठीक। चलिए, पहली बात की तमाम अपने साथियों को मैंने सुना, पुलिस के अधिकारी को भी सुना। देखिए, सबसे पहली बात कि सब कह रहे इच्छा शक्ति को लेकर के 2-3 उदाहरण रख देता हूं। आपको ख्याल होगा कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्ट 1 को बुरी तरह से फटकारा था। इसके मामले में, NSA के मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 106 मामले या 116 मामले थे, जिसमें 96% मामले पे हाईकोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि राजनीति से प्रेरित थे। ये वही बात है कि आपका विरोधी कौन है, आपका प्रतिपक्षी कौन है, उसके ऊपर NSA के मामले दर्ज किए। दूसरा, मैं कहता हूं कमिश्नरेट को लेकर के इसी उत्तर प्रदेश में योगी राज 2 में आपने देखा कि अगस्त 2022 में गिट्टी चोरी के मामले में MSME मिनिस्टर को जब जजमेंट आया कानपुर की अदालत से, तो पता चला फैसले की कॉपी लेकर के भाग गए। उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई आपको मालूम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, जो अपराध नियंत्रण की बात करती है, आज तक टॉप 20 जो मोस्ट वांटेड माफियाज हैं उनकी सूची नहीं जारी करती। जानते हैं क्यों नहीं जारी करती? क्योंकि अगर गोरखपुर से लेकर के मैं गाजियाबाद तक बात करूं तो वो टॉप 20 मोस्ट वांटेड माफियाज या तो उनके घर के, उनके परिजन या उनके सगे संबंधी आज जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के MLC से लेकर के MLA तक बनाए गए हैं। इसकी तो सूची जारी नहीं होती। और तीसरी बात आपने कहा कमिश्नरेट की, वाराणसी में कमिश्नरेट लागू है। अभी हमारे एक पुलिस अधिकारी साहब बात कर रहे थे, इंस्पेक्टर के दिन दहाड़े यहां पे गोली मार दी गई। किसकी बात करते हैं? इसी योगी सरकार पार्ट 1 में बुलंदशहर में दंगा रोकने के लिए सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई और उनके हत्यारे जब जेल से छूट करके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल के रोक नारे लगा करके, और एक उसमें जो अपराधी था योगेश को मुकदमा तक लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिसको भी जब सुबोध सिंह के परिजनों ने मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा आगे बढ़ाया तो जाकर के उसकी जमानत रद्द हुई। ये है, जब मंशा नहीं होगी, एक तरफ चिन्मयानंद का मुकदमा वापस लेने के लिए इसी सरकार ने, योगी सरकार ने हाईकोर्ट में, वहां पे हाईकोर्ट ने मना कर दिया, मुकदमा वापस नहीं लिया गया। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से मुकदमा वापस लिया, पहली बार हुआ 70 सालों में उत्तर प्रदेश के कोई मुख्यमंत्री जिसने अपने ऊपर से मुकदमा, आपराधिक मुकदमा वापस लिया। तो इस सारी चीजों को देखते हुए आप पुलिस की व्यवस्था कमिश्नरेट की तरफ से दीजिए। देखिए, एक पूरा पुलिसिया कानून
पुलिसिया राज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यानी आपको डीएम की उपलब्धता नहीं चाहिए, इन बड़े कमिश्नर क्या जिलाधिकारी की क्या उपयोगिता रह जाती है? यही ना कि आप पूरी तरह से पुलिसिया कार्रवाई करिए। और इसका अभी आपने बात की बुलडोजर प्रकृति की, बुलडोजर आप उसको न्याय की प्रवृत्ति बताते हैं। हाई कोर्ट गुवाहाटी की चीफ जस्टिस ने भी फटकारा है इसी बुलडोजर पे। क्या कहा है? कहा कि वहां पे भी पुलिस अधिकारी के सक्षम पुलिस अधिकारी को कहा कि कल तो अगर मेरी कोर्ट से तुम्हें कुछ नहीं मिले तो तुम मेरी कोर्ट को खंडोगे। ऐसा तो हिंदी फिल्मों के सी ग्रेड की फिल्मों में भी ऐसा नहीं होता। अच्छा होता कि उन्होंने एक डायरेक्टर का नाम लिया, एक पटकथा को तो वो लिख दे। तो देखिए, जो आप एक सब्जबाग बनाना चाहते हैं, ये पूरी तरह से अगर मनसा साफ होती तो हाईकोर्ट इलाहाबाद में फटकारती, मनसा साफ होती तो इन्हीं का मंत्री गिट्टी चोरी में कानपुर के न्यायालय से न भागता, मनसा साफ होती योगी आदित्यनाथ अपने गुरु चिन्मयानंद का मुकदमा वापस न लेते। जहां देखा आपने कि पीड़िता जेल चली गई और पूरा वीडियो चिन्मयानंद का पूरी दुनिया ने दिखाया, जो नग्न वीडियो था, कुछ कहना नहीं है। और रही बात लगातार जिस तरह से अपराध बढ़े, चंदौली में एक छोटी सी बालिका का रेप हो जाता है, कन्नौज में खेलती हुई बच्ची का रेप हो जाता है, और दलितों के प्रति सबसे ज्यादा मुकदमे आज भी एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो हम कौन सी बात करें, कहां से सुधार है? क्योंकि ये सरकार ये जनता के प्रति और कानून के प्रति इतना विश्वास कर चुकी। जी बिल्कुल। नावेश शिको का मैं रुक करूंगा। नावेश जी, ये बताइए कि आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है, लंबे समय आपने कवरेज किया होगा, तमाम सिस्टम्स देखे। पहले हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करते थे तो जिलों में कप्तान होते थे, जिलों के कप्तान का जो काम करने का तरीका था वो अलग था। भाई डीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर बैठ गए हैं जहाँ पे जिलों के कप्तान बैठते थे। आपको लगता है कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव अच्छे के लिए है, या फिर लगता है कि जो चाल है वो वैसी ही रहेगी जैसे पहले रहती थी? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि ये बदलाव अच्छे के लिए ही होगा, नियत अच्छे के लिए ही है, और ये सिलसिला योगी सरकार में शुरू हुआ था और इसका विस्तार किया जा रहा है। हम आते हैं पॉलिटिकल पॉइंट पे, क्योंकि चर्चा इस पे बहुत, इसके तकनीकी सारे पहलुओं पे बहुत चर्चा हो चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आने के लिए अपना जो इसका एजेंडा था वो कानून व्यवस्था था, लॉ एंड ऑर्डर था, और उसने ये वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो हम कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएंगे। उसने इस तरह के इल्जाम लगाए थे सपा और तमाम पिछली सरकारों के ऊपर कि यहाँ जंगल राज था और कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है और जनता यहाँ की भय में रहती है। उसके बाद योगी सरकार पहली सरकार जब आई तो जाहिर सी बात है कुछ सुधार की कोशिश की गई। संगठित अपराध कुछ कम हुए, बाकायदा आंकड़े ये बताते हैं। अपराध कतई कम नहीं हुए, रामराज कतई नहीं हुआ, जितनी बड़े बड़े वादे हुए थे उतना कुछ नजर नहीं आया। लेकिन ये बात सच है, कुछ सच्चाइयों को स्वीकार विपक्ष को भी करना पड़ेगा कि जो कलंक था सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में, सांप्रदायिक दंगे, वो लगभग ना के बराबर हो गए। जबकि पिछली सरकारों में सांप्रदायिक दंगों ने बहुत नुकसान इस उत्तर प्रदेश को पहुंचाया, उससे बहुत कुछ नुकसान होता है, विकास रुकता है, व्यापार को बहुत नुकसान होता है, आम जनता बहुत परेशान होती है, जान माल का नुकसान होता है, उस पर काबू हुआ। इसके अलावा तमाम बड़े बड़े मामले हुए, सीए और जैसे आंदोलन हुए जिसकी आग दिल्ली तक में बहुत बड़ी लेवल पे थी, उत्तर प्रदेश में उसको काबू किया गया। इस तरह राम मंदिर का फैसला आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में शांति बनी रही। कई मामले ऐसे रहे जिसमें योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था दी इस प्रदेश की जनता को। शायद उसका सबसे बड़ा दलील यह है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी दलील यही होती है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुई है, इसलिए दोबारा मौका दिया गया योगी सरकार को। और यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार बना, करीब 4 दशक के बाद कोई सरकार रिपीट हुई उत्तर प्रदेश में। जाहिर सी बात है कि कुछ बेहतर ही हुआ होगा और कुछ बेहतर नजर भी आया। लेकिन हम उसको उस पहलू से अगर देखा जाए, जितने बड़े बड़े वादे किए गए थे, जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे, उस हिसाब से कानून व्यवस्था बेहतर नहीं। मैं ये नहीं कहता कि रामराज आ जाएगा, रामराज दुनिया में कहीं नहीं आ सकता। रामराज एक मिसाल है और वो मैं समझता हूं कि इस कलयुग में नहीं आ सकता। लेकिन जनता ये चाहती है कि अपराध कम हो, अपराध का ग्राफ कम हो, उस तरीके
तरीके से पॉलिटिकल जो सपोर्ट वाला होता है, संरक्षण वाला अपराध होता है। बड़े बड़े अपराधी जो माफिया होते हैं उनके सिर पे पॉलिटिकल हाथ जो होता है, उनको टिकट दिए जाते हैं, वो जीतते हैं, वो मंत्री बनते हैं, वो विधानसभा में होते हैं, वो संसद में होते हैं और कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिलता है, उसके बाद अपराध ज्यादा पनपता है। इस बात सही है कि बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ एक मुहिम चली योगी सरकार में, उससे अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं पस्त हुए, अपराध संगठित अपराध कम हुआ। लेकिन मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, हम बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को भी नहीं भूल सकते। हम लखीमपुर को नहीं भूल सकते जहां पर एक गृह राज्य मंत्री के बेटे को इतना बड़े अपराध में संलिप्त पाया गया। बड़ी बड़ी एजेंसियों ने इस बात के सबूत दिए और दलील दिए कि इतनी बड़े किसानों की जो मौत हुई और इतना बड़ा एक तरह से एक दंगा हुआ, उसमें मौतें हुई, हाथरस की घटना हुई, इस तरह की दर्जनों घटनाएं भी हैं। तो ना ये कह सकते हैं कि अपराध खत्म हो गया पूरी तरीके से, और ना ये कह सकते हैं कि उसका बिल्कुल जंगल। हाँ, कोशिश है, अच्छी कोशिश है, और मुझे लगता है कि ये कोशिश आगे जारी रहेगी। और जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पॉइंट भी यही है कि योगी सरकार के ऊपर लोग विश्वास इसीलिए करते हैं। लेकिन ये अगर उसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखिए तो जो बड़े बड़े अपराधियों के नाम आते हैं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, ये बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इस प्रदेश की जनता खुश होती है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको सुख शांति मिलती है, उनके ऊपर पॉलिटिकल संरक्षण था, उनकी वजह से अपराधों बहुत बड़ा दायरा फैल रहा था। लेकिन केवल वही दो नहीं है, उन जैसे और भी लोग हैं। जब उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर पर्दे डाली जाती सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है कि और किसी एक धर्म विशेष जी तो हाँ, तब इस तरीके से मैं समझता हूं कि ये अपराध को जो पूरे तरीके से काबू में नहीं आ रहा है, इस नियत को बदलना होगा। जी बिल्कुल। चलिए फखरुल साहब का मैं रुख करता हूं। फखरुल साहब, ये बताइए कि अभी जैसे नावेद शिकोह भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको लगता है जो सिस्टम बना है, ये जो सिस्टम 7 ज़िलों में बनाया गया है, उसके बाद जो और ज़िलों में माफियाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि जो ज़्यादातर कार्रवाई हुई है वो कानपुर अभी कमिश्नरेट है वहाँ हुई है, बनारस में हुई है, लखनऊ में हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, और ये सभी पुलिस कमिश्नरेट बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि अब जो आरोप आप लोग लगाते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, ध्वस्त है, इकबाल नहीं है, वो थोड़ा सा सही होगा कमिश्नरेट अगर बनेगी तो? नहीं, हमने कहा ना कि कोई भी प्रणाली आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन उससे क्या होने वाला है जब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी? सरकार की इच्छा शक्ति कहाँ है? अभी आपने माफियाओं के नाम सुने, हम भी कहते हैं माफिया मुख्तार अंसारी, आप भी कहते हो, जितने पैनल में बैठे सब नाम लेंगे। तीसरा नाम आप बताइए किसी पर लिया? हमारे तो पूरा आईपीएस बैठे हुए, रिटायर्ड आईपीएस है, वो भी 2 नाम लेके चुप हो गए क्योंकि वो भी तीसरा नाम नहीं लेना चाहते। बताइए ना, आप तो पूरा आईपीएस हैं, आप तो इस प्रदेश के गुंडे माफियाओं को, बड़े बड़े गुंडों माफियाओं को जानते होंगे। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हो सकता है आपकी भी मजबूरी हो कि उनका नाम नहीं ले पाएंगे, और दूसरे लोगों की भी मजबूरी होगी कि आप उनका नाम नहीं ले पाएंगे। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 के माफिया हैं ना, उनके लिस्ट को जारी कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि माफिया गुंडे किस पार्टी में है। आप कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था 2 माफियाओं को, अरे जो अब दूसरे टॉप 20 के माफिया पड़े हैं उनको किनका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? वो कैसे क्रिकेट खेलते हुए मिल जाते हैं? वो उन पे कैसे कोई कार्रवाई नहीं होती है? उनके घर पे बुलडोजर, मैं बुलडोजर की कार्रवाई को सही नहीं मानता हूं क्योंकि ये गैर कानूनी है, मैं कानून पढ़ा हूं इसलिए मैं कभी इसके फेवर नहीं करता हूं। लेकिन जब आप दूसरे माफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करते हैं, तो तीसरा नाम तो बताइए जिसकी आपने संपत्ति को जब्त किया हो। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जब आप कार्रवाई कीजिएगा, आप राजनीतिक विरोधियों को फंसाइएगा, आप दूसरे आपके विरोधी पत्रकारों को, पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो आपके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ आप मुकदमे लिखिएगा, तो उससे काम नहीं बनने वाला है। मैं प्रशांत कुमार जी का रुख करूंगा। प्रशांत कुमार जी, ये बताइए कि एक आरोप और लगता है विपक्ष की तरफ से, और जो कहा जाए एक जो विचारक हैं उनका भी कहना है, मुझे मैक्स वेबर जो जर्मनी के फिलोसफर थे, उनकी भी कुछ लाइनें मुझे याद पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की कमिश्नरी व्यवस्था होती है उससे जनता को बहुत फ़ायदा नहीं होता क्योंकि पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो जाती है। उसके अलावा एक और जो आरोप लगता है उससे उनका ये कहना है कि इससे मानवाधिकार उल्लंघन का एक डर रहता है। तो इन आरोपों से बीजेपी कैसे बात करेगी कि नहीं, हमने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया है, ये जनता के लिए है, ये जनता इसमें कहीं से भी नुकसान में नहीं है, उसको फायदा ही होगा, अगर किसी को नुकसान होगा तो वो अपराधियों को होगा। लोकतंत्र दिल्ली में कमिश्नरी व्यवस्था, कोलकाता में, चेन्नई में
दिल्ली में कानून व्यवस्था अच्छी, जो कहीं भी पिछले 8 साल में कोई आतंकी घटनाएं इस तरह की बातें नहीं हुई हैं, कमिश्नरी व्यवस्था के कारण है। और कमिश्नरी व्यवस्था की वजह से अधिकारी ये देखें, कमिश्नर है, उसके नीचे एसीपी है, डीसीपी है, उसके बाद फिर एसएचओ रैंक के अधिकारी हैं, तो जनता के पास तो अधिक ऑप्शन रहता है। अगर पहले अभी राजेश जी ने बताया कि अगर छोटे अधिकारी से नहीं सुनते, उसके पास ऑप्शन रहता है कमिश्नर लेवल तक के अधिकारी के पास जाने का, अपनी बात कहने का। तो ये कहना कि जनता के मानवाधिकार का हनन होता है, ये बात गलत है। मानवाधिकार की बात सदैव होती है, लेकिन कभी जो विक्टिम होते हैं उनके मानवाधिकार की बात नहीं होती। मानवाधिकार की बात होती है अपराधियों की, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात, जो अपराधियों की लिस्ट की बात की जा रही, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद कई बार ये सब चीजों किया जा चुका है, उसके बाद भी विपक्ष द्वारा बेशर्मी से बोला जाता है कि कोई लिस्ट नहीं है। 62 ऐसे अपराधियों की, माफियाओं की लिस्ट जारी की गई जिनकी 2500 करोड़ से अधिक की संपत्ति उनकी जब्त की गई, उनके घरों पर बुलडोजर चला, जिसमें विजय सिंह है, संजीव सिंह जीवा है, आकाश जाट है, कुंटू सिंह है, मुनीर, योगेश भदौड़ा, सुंदर भाटी, अमित कसाना, एजाज, अजीत सिंह, विजय मिश्रा, ऐसे हर वर्ग के। अच्छा, टॉप 20 माफिया कौन है? बातें कर रहे हैं आप 10 प्रदेश के 10 बड़े माफियाओं के नाम बताइए। आप 10 बड़े, आप शुरू कीजिए, मैं शुरू कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तीसरा बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का? नाम ले पाएंगे? आपके मुंह से नाम नहीं निकलेगा, डर लगेगा आपको, क्योंकि वो आपकी पार्टी के समर्थक हैं, आपकी पार्टी की तरफ खड़े। तीसरा नाम नहीं ले पाएंगे आप। मैं तो कह रहा हूं ना, टॉप 20 जो माफिया हैं, आप टॉप 20, आप 10 छोड़ दीजिए, आप 10 उत्तर प्रदेश के 10 बड़े माफियाओं का नाम ले लीजिए आप चैनल पर बैठ के। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप नाम ले लीजिए। आप तीसरा नाम नहीं ले पाएंगे। चलिए नाम लेने दीजिए ना। अरे फकरुल साहब, नाम लेने दीजिए। नाम ले रहे हैं ना, वो नाम बता रहे हैं। वो अरे नाम मैंने 10 तो बताया, कान में सुनाई नहीं पड़ता? नहीं, आवाज नहीं जा रही है। वो जो 10 माफिया बड़े माफिया हैं, आप तो बहुत छोटे मोटे माफियाओं के नाम बता रहे हैं। 10 माफिया जो बड़े हैं, ये वो लिस्ट बता रहे हैं, ये वो लिस्ट बता रहे हैं जो पुलिस ने जारी की है। आपके थे अरे मेरे छोड़िए, आप अपने माफियाओं के नाम बता दीजिए, मेरे तेरे छोड़ दीजिए। आपने जिन पे कार्रवाई की है, आप उन्हीं के नाम बता दीजिए। माफिया अपराधी होता है, ये कोई आईएएस की यूपीएससी टॉपर लिस्ट है? हाँ, लेकिन आप अगर उनके परिवार के लोगों को आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना दीजिए, किसी को अपनी पार्टी में सदस्य बना दीजिए, तो वो अपराधी नहीं रह जाता, वो माफिया नहीं रह जाता। चलिए समय की कमी है। मैं संजीव सिंह का रुख करूंगा। संजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 2-3 बार आप रिएक्शन दिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने अभी कहा कि दंगा कम, आपको अयोध्या की घटना याद होगी कि मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े फेंके गए, पर्चे फेंके गए। योगी पार्ट 1 की सरकार में क्या हुआ? कौन लोग थे? दूसरी तरफ मोच ऐंठता हुआ 4 किसानों और सुरेश भाई आपके बिरादरी, यानी एक पत्रकार की हत्या में शामिल देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा मुंह छेड़ते जाता है। वो मुंह छेड़ता किसके ऊपर? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाते हो जाता है। क्या कार्रवाई की गई? तो ये अब इससे ज्यादा भी कुछ बताइए जाए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, 20 टॉप 20 मोस्ट वांटेड माफियाज के नाम पढ़ के सुना दिए, और फिर उसके बाद हम बताते कि कौन एमएलए किसके परिजन क्या है। सुनाइए, नाम पढ़ के मैंने सुना है, सभी जेल के अंदर हैं। अरे सुनाइए ना, पूरा उत्तर प्रदेश। चलिए एक बार सुना दीजिए संजीव सिंह जी, एक बार सुना। प्रशांत जी, एक बार आपने जो नाम बताया तो फिर दोबारा बता दीजिए, शायद सुन नहीं पाए। बिल्कुल, का नाम ही नहीं लिया, वो तो सब जानते हैं जी। उसका नाम लिया ना, विजय सिंह, संजीव जीवा, आकाश जाट, आपको डर नहीं होना चाहिए भाई। योगेश भदौड़ा, सुंदर भाटी, अमित कसाना, अजीत सिंह, विजय मिश्रा, अनिल दुजाना। तो ये लिस्ट आप भूल गए, अभी भी भूल गए, अभी भी भूल गए, अरे तो भूल गए, वो तो पुलिस डर रहे हैं, वो तो पुलिस। अरे आपकी सरकार है, क्यों डर रहे हैं? माफियाओं से क्यों डर रहे हैं? नाम लीजिए ना, अरे नाम लीजिए, अभी भी नहीं ले पा रहे हैं आप। मैंने बता दिए, आप डिसाइड करिए, आप पूरे करिए ना। आपकी सरकार थी, आपको नहीं पूरे किए। सात कमिश्नरेट बना दिया, इन 7 कमिश्नरेट के चर्चित माफियाओं के नाम बता दीजिए ना। बनारस कमिश्नरेट के चर्चित माफिया का नाम बताइए, इलाहाबाद के चर्चित माफिया का नाम बताइए, कानपुर के चर्चित माफिया का नाम बताइए, लखनऊ के चर्चित माफिया का नाम बताइए, मेरठ के चर्चित माफिया का नाम बताइए। मैं राजेश राय जी का रुख करूंगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मुझे पूछना है। राजेश राय जी, एक चीज बताइए मुझे। ये कहा जाता है कमिश्नरी व्यवस्था में कि ये कमिश्नरी व्यवस्था अभी तक इसलिए नहीं लागू हो पाई थी क्योंकि आईएएस अधिकारी नहीं चाहते थे, उनकी पावर्स कम हो जाएंगी। तो आपको लगता है कि क्या आईएएस अधिकारी की पावर कम हो जाती है
इस वजह से इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर लटका के रखा गया और उससे आईपीएस ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये एक टसल भी थी, इस वजह से ये व्यवस्था नहीं लागू हो रही थी और आईएएस अधिकारियों को ये डर था कि भाई ये व्यवस्था अगर लागू हो जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे अधिकार हमारे से हट जाएंगे। नहीं, केवल 2-3 जिलों की बात थी। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे कानपुर लखनऊ के, वो जाकर के बनारस में कमिश्नर हो गए। तो पावर्स कम कहीं नहीं हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि ये सही है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वो सलाह देते हैं, वो चीज़ों को बताते हैं गवर्नमेंट को कि इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। इसके पहले जब भी प्रस्ताव आए तो उन प्रस्तावों को शासन ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया गया उन्हें लगा कि ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। और हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि जो बहुत सीआरपीसी के अंतर्गत जो पावर्स थी या जो लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत जो पावर थी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलिस रेगुलेशन के हिसाब से हेड ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी बड़ी छोटी छोटी, लेकिन हाँ वो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता हो कि इससे हमारे उसमें कमी आ रही है रुतबे में या अधिकार में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। हालांकि मैं सुन रहा था अभी कहीं कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को केवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहने की बात हो रही है, क्योंकि मजिस्ट्रेट वाली बात कमिश्नर के पास चली गई है। ये हो सकता है, लेकिन ये 6 जिले, तो उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें तमाम जिले हैं, वहाँ पर तो वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी वाली व्यवस्था चल रही है, वही कमिश्नर है, वही डीआईजी हैं। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि उससे आईएएस ऑफिसर्स के रुतबे में या उनके जो बात है 3, 4, 5 जिले 6 जिले लोग बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं, उसमें हो सकता है कि लास्ट के 1-2 जिले वो वही तो प्राइम जिले हैं ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी के पावर में कमी हो रही हो जी। वही तो प्राइम जिले हैं, वो प्राइम जिले हैं जिन जिलों की बात हो रही है। कुछ कह रहे थे आप? जी मैं कह रहा हूँ वही तो प्राइम जिले हैं, लखनऊ, बनारस, नोएडा। प्राइम जिले का मतलब प्राइम जिले का आपका क्या मतलब हो सकता है कि मैं नहीं जानता, हो सकता है कि आप पता नहीं किस आधार से प्राइम कह रहे हैं, लेकिन प्राइम इसलिए है कि वहाँ जो है वहाँ की समस्याएं इसलिए बड़ी हो गई कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके तौर तरीके डिफरेंट है, वहाँ पर थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट है, ट्रैफिक है, वो अलग है, इसलिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नाते जो उससे रिलेटेड समस्याएं हैं उनको दृष्टिगत करते हुए ये जो सिस्टम है उसको लागू किया गया है। अब यह है कि राजनीतिक स्तर पर जो लोग अपनी अपनी राजनीतिक बातें कर रहे हैं उससे मैं अपने को अलग करना चाहूँगा। वो जो उनका कहना है बिल्कुल, लेकिन जो एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि एक उचित व्यवस्था है और उसका लाभ मिल रहा है। ऐसा है कि आप अगर हरा चश्मा लगाइए तो आपको जो सारी चीज़ें हरी दिखाई देंगी, लाल लगा लीजिए लाल दिखाई देंगी, आप पीला लगा लीजिए पीला दिखाई देंगे। बिना चश्मे के देखिए, अगर आपकी नज़र ठीक है तो आपको हरा भी हरा दिखाई देगा, लाल भी लाल दिखाई देगा। तो जब चश्मों से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो मैं उस चश्मे से नहीं बात कर रहा हूँ, वो एक सज्जन कुछ बोल रहे थे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से जो एक चीज़ें हैं वो ठीक हुई हैं। नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। ठीक, नावेद जी का मैं रुक करूँगा। नावेद जी ये बताइए कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमेशा से घेरता रहा, चाहे वो मायावती सरकार आई हो तब वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी, अखिलेश सरकार रही हो वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गिरी, और सभी पार्टियां सभी दल ये कहते रहे कि हमारे समय में कानून व्यवस्था मजबूत है। और हर जगह पर ये बात की शुरुआत भी की गई कि कमिश्नरी लागू होगी। अखिलेश सरकार में भी ये बात आई कि कमिश्नरी व्यवस्था लागू होगी। मायावती सरकार में आपको याद होगा कि एसएसपी के बजाय डीआईजी बैठाने लगे, लेकिन फुल फ्लेजेड कहीं पे कमिश्नरी व्यवस्था लागू नहीं की गई। अब योगी सरकार ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से निपटने के लिए और भी बहुत सारे फ्रंट हैं जिन पर काम किया जाना है? और एक सवाल और भी है मेरा कि क्या एब्सोल्यूट पावर अगर पुलिस के पास चली जाती है तो क्या कोई नुकसान है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ दुर्भाग्य रहा कि कानून व्यवस्था किसी भी दौर में बहुत अच्छी नहीं रही है। देश की कुछ बिहार के बारे में भी कहा जाता है, यूपी के बारे में भी कहा जाता है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है और तमाम समस्याएं हैं, उसकी वजह से बदनाम रहा है तमाम लॉ एंड ऑर्डर, खराब कानून व्यवस्था की वजह से, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है और इसीलिए पॉलिटिकल मुद्दा भी बना कि हर राजनीतिक दल चुनाव के टाइम कहता है कि हम कानून व्यवस्था बेहतर बना लेंगे। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ में बीजेपी ने
ये वादा किया था जनता के साथ में कि हम कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, जंगल राज को खत्म कर देंगे, ये तमाम इस तरह की बातें की थी। और उसके बाद में जो प्रयास किए उसमें उसका प्रयासों का एक हिस्सा भी है। देखिए, पुलिस को अधिकार ज्यादा देना अच्छी बात है, उसका विस्तार करना अच्छी बात है उसको, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो आप उसको पावर दे रहे हो उस पावर का सदुपयोग हो। देखिए, नियत और इरादे होते हैं। सरकार अगर इसको लागू कर रही है और इसलिए कि जनता, प्रदेश की जनता जो है उसको बेहतर कानून व्यवस्था मिले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको देखिए चश्मे बहुत सारे होते हैं और हर चश्मे से हर एंगल पे देखना चाहिए और उस पर चर्चा होना चाहिए। एक एंगल पे जब बात होती है तो शक होता है, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पैनलिस्ट हो, कोई भी हो, एक्सपर्ट हो, पुलिस अधिकारी हो या कोई भी हो, कोई किसी भी पार्टी का। मैं तो ये कहता हूं कि विपक्षी दल का भी अगर कोई प्रवक्ता है और उसको कुछ बेहतर लग रहा है तो उसको बेहतर, उसको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि दोनों एंगल से अगर देखिए तो सरकार ने अगर इसको कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया तो बहुत अच्छी बात है और उसके लिए भी बेहतर होगा। अगर कानून व्यवस्था बेहतर थी तभी उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से योगी सरकार बनवाई और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगर विपक्ष का जो एक पॉइंट है, बस कह दूं बहुत कम वक्त में, कि जो है कि उनको अगर विपक्षी लोगों को, विरोधियों को, आलोचकों को घेरने के लिए पुलिस को पावर दिया है तो मैं समझता हूं ये गलत है। और अगर ये पावर पुलिस को इसलिए दिया कि इनकाउंटर में हम कानून को ही अपने हाथ में ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून की हत्या भी बहुत बुरी चीज है। ये बात बिल्कुल सही है कि बैलेंस होना चाहिए और इस अधिकारों का, पुलिस को जो अधिकार मिले हैं, जो उनका विस्तार हुआ है, जो उनको एक शक्ति मिली है, इस शक्ति को, ये शक्ति जो है वो जनता की शक्ति बनना चाहिए। क्योंकि जब जनता को अच्छी कानून व्यवस्था मिलेगी तो जनता के निर्भीक होगी, उसके अंदर डर जाएगा, विकास होगा और तमाम डेवलपमेंट्स होंगे, उस जनता को फायदा मिलेगा। इसलिए हम आप सब उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम जो है प्रदेश की जनता के लिए बेहतर हो, इसके लिए सभी को शुभकामना करना चाहिए। लेकिन हाँ, सरकार की नियत और इरादे भी बेहतर हो, हम ये कामना करते हैं। जी बिल्कुल। नावेद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फखरुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत जी आपका शुक्रिया और संजीव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई और उस चर्चा के दौरान यही निकल कर सामने आया कि आप व्यवस्थाएं लागू कीजिए, बेहतरी के लिए व्यवस्थाएं लागू कीजिए, सब साथ हैं, लेकिन इच्छा शक्ति और इकबाल भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब इन सब में सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार बनती है उसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर की, और हमने लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर यहाँ पर सरकारें बनते और बिगड़ते देखी है और वापसी भी करते देखी है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, उस आबादी में अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वो उत्तर प्रदेश पुलिस या फोर्स की होती है। अगर फोर्स को मजबूती मिलेगी, फोर्स मजबूत होगी, वो पॉजिटिवली काम करेगी, वो फिर कोई भी व्यवस्था हो, वो कमिश्नरी की व्यवस्था हो, वो पुरानी व्यवस्था हो, लेकिन उसको अगर ताकत मिलेगी और पॉजिटिव ताकत मिलेगी तो वो ज़रूर अच्छा काम करेगी और उसका सीधा इफेक्ट जनता पर पड़ेगा। और जनता यही चाहती है कि जब वो रात हो या दिन हो, बच्चे निकलें, लड़कियां निकलें, चाहे युवा निकलें, वो बेखौफ घूमें अपने प्रदेश में। फिर उस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और ना कोई सियासत करना चाहता है आम आदमी। लेकिन सियासी दल हैं, उनके अपने अपने नज़रिए होते हैं हर एक चीज़ को देखने के, और उनका जो एक कोशिश होती है वो होती है कि हर जो सरकारी फैसले हो उसको बारीकी से देखे और बारीकी से देखकर उस पर कुछ सवाल उठाए। ये भी एक लोकतंत्र की एक शानदार तस्वीर है कि हर एक अच्छे फैसले पर भी एनालिटिकल अप्रोच बैठाई जाती है, उस पर बात की जाती है, और अगर कोई बुरा फैसला होता है तो फिर तो सब तरफ से घेरा ही जाता है सरकार को। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।